नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 8 बड़ी खबरों का, जो हम आपके लिए लेकर आए। देखिए 8 बड़ी खबरें कौन सी होंगी। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, रूबरू कराते हैं आपको इन खबरों से। पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी और आज है दौरे का दूसरा दिन। कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज भी मिलने वाली है। दूसरी खबर में बात करेंगे चित्रकूट में, जहां पर यूपी बीजेपी का मंथन होने वाला है आगामी रणनीतियों को लेकर, जिसमें कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे। तीसरी खबर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर है। लगातार उन पर देखिए शिकंजा कसता हुआ और आगे क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्या उन्हें राहत मिलेगी, देखने वाली बात होगी। वहीं चौथी खबर राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जहां पर कांग्रेस की सफाई आई है, क्योंकि कई जगहों पर देखा गया कि कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की। इसको लेकर पार्टी आलाकमान में भी नाराजगी देखी गई। वहीं पांचवी खबर बाड़मेर से, जहां पर एयरफोर्स के MiG-21 ट्रेनर प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। छठी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर सैलरी हड़पने का खेल इस समय धड़ल्ले से जारी है। कहा यह जा रहा है कि इसमें 3000 रुपए कमीशन के तौर पर ठेकेदार लेता था। सातवीं खबर मध्य प्रदेश के सागर से होगी, जहां पर कोरोना टीका लगाने वाली टीम की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। आठवीं खबर हैप्पीनेस क्लास की है, जहां पर हैप्पी एंडिंग से है। दिल्ली में आज इसको लेकर समारोह का आयोजन भी किया गया है। 8 बजे की 8 बड़ी खबरें, दिन भर इन खबरों पर नजर बनी रहेगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी सौगातें भी पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। दरअसल पहले पीएम मोदी अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे, जहां पर गांधीनगर पहुंचेंगे। शाम करीब 4 बजे कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हैं कि गुजरात में आने वाले महीनों में चुनाव भी है, साल के आखिरी में। इसी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल बड़ी सौगातें भी मिली हैं साबर में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात वासियों को। कई कार्यक्रमों में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। गिफ्ट सिटी के दौरे के लिए भी गांधीनगर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गुजरात वासियों में भी गजब का उत्साह पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर, और जगह जगह पर इसी तरह से उनका स्वागत किया गया और फूलों की वर्षा की गई उन पर। केंद्रीय मंत्रियों का भी लगातार दौरों का दौर जारी है गुजरात में, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जो यहां पर सत्ता बीजेपी के हाथों में हाथ से फिसले, और इसीलिए चुनावी जमीन पूरी तरह से मजबूत करने में जुटी है बीजेपी। कि पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर कल के वहां की तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन अगर बात की जाए साबर में जिस तरह से डेयरी प्लांट में सौगात मिली कल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, तमिलनाडु और उसके बाद गुजरात, 2 दिवसीय दौरा जो था काफी अहम, और आज इस दौरे का दूसरा दिन। सहयोगी पीयूष शुक्ला फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, आज दूसरा दिन है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का, आज कौन सी बड़ी सौगातें मिलने वाली है, और चुनाव के मद्देनजर भी पीएम नरेंद्र मोदी का यह गुजरात दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीयूष, बिल्कुल, चुनाव के मद्देनजर गुजरात दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा लगा हुआ था, और आज इस तरह से वो गुजरात का जो दौरा है, अगर उसको हम देखें तो तकरीबन 4 बजे के आसपास वो गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, और 10 बजे सुबह अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। और अगर मैं बात करूं तो गिफ्ट सिटी देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है, जिसकी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं, और जिस तरह से परियोजनाओं को अगर आप देखिए तो परियोजनाओं का की शुरुआत
कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों को कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। सागर जी पीयूष, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गुजरात के अगर हम दिग्गज चेहरों की बात करें और केंद्र की तरफ से और कौन से नेता इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए आपको दिखाई दिए मंच पे? देखिए, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीबेन सुयाल, वो वहाँ मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ जो वहाँ पर राज्य के अगर चेहरे की बात करें तो CM मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी वो मौजूद रहेंगे। तो तमाम गुजरात के नेता जो गुजरात राज्य में हैं वर्तमान समय में और जो केंद्र में है वो भी वहाँ पर शिरकत करेंगे। शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए। वहीं चित्रकूट में आज यूपी बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलने वाली है। खास बात तो यह है कि शिविर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बाकी प्रदेश से स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कई और मंत्री भी शामिल होंगे। इस शिविर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी अभी से ही रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है कि कैसे यूपी में बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में आपने देखा था दमदार प्रदर्शन किया था बीजेपी ने सन 2019 के चुनाव में। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैन पिछले 3 महीने से ईडी के शिकंजे में है। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान के लिए बहस होगी। कल सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी सत्येंद्र जैन की पत्नी से भी पूछताछ की गई थी कुछ दिन पहले। तस्वीरें वो भी आप देखे थे। लेकिन सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होंगी। आम आदमी पार्टी में कद्दावर नेताओं में से एक है, लेकिन ऐसे में इन पर ईडी का शिकंजा और तमाम पूछताछ, 2 दस्तावेज मिले। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का मामला अब आलाकमान तक पहुंच चुका है। कांग्रेस आलाकमान ने पूरे मामले पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस से सफाई मांगी है। पड़ताल को लेकर रांची पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने विधायकों के साथ 1-to-1 की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्रॉस वोटिंग किन परिस्थितियों में की गई और वोटिंग के वक्त किस किस ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना है। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड कांग्रेस के 18 विधायक संगठन के रडार पर हैं। राष्ट्रपति चुनाव में किसने क्रॉस वोटिंग की, इसकी पड़ताल कांग्रेस ने शुरू कर दी है। खुद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बंद कमरे में विधायकों से सवाल जवाब कर रहे हैं। अंदर किसने क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार की और किसने अस्वीकार की, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 18 में से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस का हर विधायक खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताने में जुटा है, लेकिन विश्वासघात किसने किया ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विधायकों से बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से एक रिपोर्ट मांगी है, जिस रिपोर्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा जाएगा। क्रॉस वोटिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस से सफाई मांगी गई है। जांच चालू है, जो भी जांच होगी तो वो मेरे से उन्होंने बात की है और आगे में जो भी रिपोर्ट होगी वो माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को दी जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अभी सभी विधायकों से क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा हुई है, जिसको लेकर जल्द ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ये बात जरूर सामने आई थी, जो क्रॉस वोटिंग की बात, तो निश्चित रूप से सभी लोगों से बातचीत हो रही है। सब लोग अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, वो भावना व्यक्त करने दीजिए। उसके बाद सारी बातें होंगी, चर्चा होगी और कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सी मजबूरियाँ थी,
उन सारी बातों पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से जो बातें सामने आएंगी तो आप लोगों को उसके बाद बताया। क्रॉस वोटिंग को लेकर बंद कमरे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से हुए 1-to-1 के बाद विधायक भी सभी क्रॉस वोटिंग को लेकर सफाई देते नजर आ रहे हैं। साथ ही विधायक कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलने की बात कह रहे हैं। Why I identify? I am not any agency. हम अधिकृत हैं क्या? कि कोई हम दरोगा है, इंस्पेक्टर हैं कि हम क्या हैं जो हमको ये करेंगे? कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, विविधता में एकता है। अच्छा, आला कमान जो है निश्चित तौर से कुछ सोच समझ करके रणनीति बनाया होगा, और अगर थोड़ा मेहनत होता, अगर ठीक ठाक होता तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग भी जीत सकते थे, हमारी आइडियोलॉजी भी काम आती। तो हर विधायक क्योंकि पार्टी फोरम से बंधा हुआ रहता है, अपने आइडियोलॉजी से बंधा रहता है। इतना सब होने के बाद भी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम फुल कॉन्फिडेंस में हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के सभी विधायक इंटेक्ट हैं और सभी एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर प्रदेश प्रभारी को दे दी जाएगी। हम रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये जो रिपोर्ट जो है कि सार्वजनिक थोड़ी करने का है, हमारा पार्टी का अंदरूनी मैटर है। राष्ट्रपति चुनाव में किसने पार्टी लाइन से इतर जाकर वोटिंग की है, इसका पता नहीं चल पा रहा है, जो कांग्रेस के लिए गहन चिंता का विषय है। लेकिन ये तो जग जाहिर है, कुछ विधायकों ने वोटिंग के वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनी है, जिस वजह से कांग्रेस में इतना बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस से आला कमान ने सफाई मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की सैलरी पर अब डाका डालने का मामला सामने आया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ज्यादातर कर्मचारी संविदा पर है, चाहे वो 4th ग्रेड के हों या फिर जेई या फिर ए स्तर के अधिकारी ही क्यों ना हो। बात करें सिविल डिपार्टमेंट की तो इसमें कर्मचारियों की तनख्वाह 18,000 रुपए है, लेकिन जिस ठेकेदार के तहत ये सभी कर्मचारी रखे गए, वो ठेकेदार इन कर्मचारियों को मात्र 13,000 रुपए की सैलरी ही देता है और 5,000 रुपए खुद ही रख लेता है, जो कि सीधे तौर पर इन कर्मचारियों की जेब पर डाका है। वहीं इन कर्मचारियों का ना तो पीएफ काटा जाता है, ना इन्हें कोई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जो संविदा पर लोग लगे हुए हैं, वो लगभग इकट्ठा होकर 3 रोज पहले मेरे पास आए थे। वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सिविल का काम है और सिविल में अमन ठेकेदार है जिसके पास वो काम कर रहे थे। तो लगभग उनकी 18,000 सैलरी प्रतिमाह आती थी, तो उन्हें बिना बताए 5,000 रुपये इन लोगों ने काट लिए। 13,000 रुपये इन लोगों ने उनको दिए। तो ये सारे लोग मेरे पास इकट्ठा होकर आए, ये बोले कि प्रधान जी, इस तरीका की समस्या है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बड़ा घोटाला हुआ है। मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से सबको अवगत कराया और अगले दिन ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री सुरेंद्र सिंह जी ने ठेकेदार को बुलाकर इन लोगों का निस्तारण कराया। ट्विटर के माध्यम से मुझे और लोगों ने भी फॉलो किया है, काफ़ी लोगों ने अपनी समस्या बताई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ये घोटालेबाज हैं और घोटाला कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जो सरकार है साफ छवि का काम कर रही है, लेकिन अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। किस तरह से संविदा कर्मचारियों की सैलरी पर डाका डाला जा रहा है, न्यूज़ इंडिया आपको बताएगा। अगर बात करें, इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर मौजूद हैं। ये उसका आलीशान ऑफिस है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में संविदा कर्मचारी काम करते हैं, जो कि सिविल डिपार्टमेंट में हैं। और जिस व्यक्ति को इसका टेंडर दिया गया है वो है अमन ठेकेदार को बाकायदा सिविल डिपार्टमेंट के संविदा कर्मचारियों का टेंडर दिया गया है और उसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण है वो पे करता है। 18,000 रुपये की सैलरी पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अमन ठेकेदार मात्र 13,000 रुपये देता है। बाकायदा 5,000 रुपये वो अपनी जेब में रखता है, जो कि बड़ा घोटाला है। और इसी को लेकर के जब इसका संज्ञान जो कर्मचारी थे उन्होंने इसकी शिकायत हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष से की, तो उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को जो है मुख्यमंत्री और सीईओ जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उनके संज्ञान में पूरा मामला लेकर के आए। हालांकि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन किस तरह से जो ठेकेदार है वो जो कर्मचारी हैं उनके हक पर डाका डाल रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आखिरकार नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या फिर जो यमुना प्राधिकरण हो, तमाम घोटाले यहाँ पर एक के बाद एक उजागर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार या घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, ग्रेटर नोएडा। वहीं एक तरफ जहां सरकार बीमारी से लड़ने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि इसे हल्के में लेते हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ वो करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला एमपी के सागर में सामने आया है। बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? एक सिरिंज से किसने लगाए 30 टीके? क्या ऐसे कोरोना से मिलेगी निजात? क्या ऐसे ही आगे बढ़ेगा इंडिया? भयंकर बीमारियों का खात्मा करने के लिए जहां सरकार तमाम कदम उठाती है और उसके लिए हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करते हैं, कितनी मेहनत से वैक्सीन तैयार की जाती होगी इसका अंदाजा तो ये सबको पता चल ही गया होगा। दरअसल साल 2019, 2020 और 2021 में आई कोरोना की पहली और दूसरी वेव से दुनिया कांपने लगी थी। करोड़ों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी और ना जाने कितने लोगों की इस बीमारी से जान चली गई। आलम यह था कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं रही, लेकिन कुछ लोग हैं कि अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वो और कोई नहीं बल्कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हैं। जी हाँ, हैरान कर देने वाला मामला एमपी के सागर से सामने आया, जहां एक निजी स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टर ने एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को कोरोना के टीके लगा दिए। जब इस बात की भनक अभिभावकों को लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को दी है। मामले पर लापरवाहों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। देखिए, उस लापरवाही के कारण जिस व्यक्ति ने ये गलती की है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और निश्चित रूप से ये गलती है और उसने बहुत बड़ी लापरवाही की है, इसीलिए उसके खिलाफ कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज की है। वो 30 बच्चों के सभी के ब्लड सैंपल लिए गए हैं कि उनमें से किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, तो किसी को कोई बीमारी नहीं निकली है। सभी तरह के, चाहे वो हेपेटाइटिस की जांच हो या और किसी तरह के संक्रमण की जांच हो, सभी जांचों को किया गया। किसी में भी इस तरह के कोई संक्रमण के या बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। गनीमत रही कि इस लापरवाही के कारण किसी भी बच्चे की जान नहीं गई, लेकिन ऐसा हो जाता तो इस घोर लापरवाही का जिम्मेदार कौन होता? ऐसे में सरकार इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे और आगे भी इसी तरह की लापरवाही करेंगे। ऐसे में कहा यही जा सकता है कि कोरोना वैक्सीनेशन की इस तरह लापरवाही होगी तो महामारी पर कैसे काबू पाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं हैप्पीनेस उत्सव का 15 दिनों के बाद समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में समापन समारोह आयोजित किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल इस समारोह में हिस्सा लेंगे। 14 जुलाई से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव मनाया जा रहा है, जहां नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को खुशी का पाठ पढ़ाया गया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 14 जुलाई से हैप्पीनेस उत्सव 2022 की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन समारोह किया जा रहा है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इस उत्सव के समापन के लिए तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें, लाइफ कोच गौर गोपाल दास, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में 15 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ किया था। 4 साल पहले दलाई लामा की उपस्थिति में हैप्पीनेस करिकुलम को लॉन्च किया गया था। चौदह जुलाई से शुरू हुआ था हैप्पीनेस उत्सव। त्यागराज स्टेडियम में समापन समारोह। सीएम केजरीवाल समारोह में लेंगे हिस्सा। 15 दिनों तक चला हैप्पीनेस उत्सव। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया गया खुशी का पाठ। 4 साल पहले हुआ था हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च। दलाई लामा की मौजूदगी में किया गया था लॉन्च। दिल्ली के स्कूलों में यह हैप्पीनेस क्लास सिर्फ छोटी कक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस का पाठ पढ़ाया।
ताकि वो पढ़ाई के साथ जीवन का अहम पाठ जाने। कैसे हर हाल में हालातों से बिना परेशान हुए लड़ा जाए और जीवन में खुशी कैसे कायम रहे, इस बात को लेकर बच्चों को जानकारी दी गई। स्कूल में पढ़ने गए बच्चे खुद मानते हैं कि उनको इन क्लासों से फायदा हुआ है। हमारा ध्यान पढ़ाई में लग सकता है, बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम जो नहीं कर पाते थे पहले से, अब वो भी हम कर पाते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस क्लास से ना हमारा दिमाग पढ़ाई में बहुत लगता है और हमारा दिमाग शांत भी हो जाता है। पहले जब हम स्कूल आते थे तब हम पे थोड़ा प्रेशर होता था कि हम स्कूल जाएंगे और हमारा होमवर्क दिया जाता था हमें। बट जब हम हैप्पीनेस की क्लास को करते हैं एंड फिर हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। जब हम अपनी आँखों को कुछ टाइम के लिए क्लोज़ करते हैं और फिर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो इससे हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है एंड हमें पूरे दिन के लिए एक अच्छा फील करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। स्कूल में दी गई हैप्पीनेस क्लास को लेकर अभिभावकों ने भी माना कि हैप्पी क्लास की वजह से उनके बच्चों में पहले की तुलना में बदलाव आया है और उनका रुझान पढ़ाई की तरफ पहले से ज़्यादा बढ़ा है। बच्चे में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। सबसे मेन बात ये है, देखिए आज के ज़माने में बच्चों में मैं समझता हूँ कहीं भी आप नई जगह भेजें तो उसमें झिझक होती है और मेरे बेटे में भी थी, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब से ये क्लासेस वगैरह अटेंड किए हैं उसने और हैप्पीनेस वगैरह में तो खासकर उस बच्चे का ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में खुशी को बढ़ाया गया है। ये सुनने में बेशक अजीब लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने इस अनोखे प्रयास में काफी हद तक सफलता पाई है, जिसका खुद बच्चे और उनके परिजन बखान कर रहे हैं। इस तरह के प्रयासों से न सिर्फ बच्चों में सकारात्मकता बढ़ेगी, बल्कि जीवन को कैसे खुशी से जिया जाए इसको लेकर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वाकई में बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए स्कूलों में जाते हैं, अगर हैप्पीनेस क्लास से अगर दिन की शुरुआत होती है तो फिर अन्य जो क्लासेस होती है उसमें भी उनका मन लगा रहेगा, अन्य विषयों में भी वो बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।